हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि उसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, ई डी एस कोस ऑफ थीटा। अगर किसी स्मॉल सरफेस की हम बात कर रहे थे, या सिंपली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई ए कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए या डी एस क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है, और कोस थीटा। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस इक्वेशन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हम आगे यूज भी करने जा रहे हैं, ये वैसे हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। लेकिन अब हम यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इसकी दूसरी यूनिट भी होती है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, और एरिया की यूनिट वही मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट, ठीक है, नई यूनिट क्या बनेगी इसकी, वोल्ट मीटर। तो ये दो हमारी यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको क्वेश्चन दिया गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स based on electric flux। ओके, देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 200 न्यूटन पर कूलम makes an angle of 30 degree with the surface of area 5 meter square. Find the electric flux through that area। देखिए क्या दिया गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई कितनी, 200 न्यूटन पर कूलम। ओके, एरिया दिया गया है 5 मीटर पर स्क्वायर, और एक चीज क्या दी गई, एंगल। ठीक है, एंगल दिया गया है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया के बीच में। ठीक है, यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात नहीं हो रही, सरफेस की बात हो रही है, एरिया के सरफेस की बात हो रही है। तो देखिए जैसे कि मान लिया ये आपके पास क्या है, कोई सरफेस है, या कोई सरफेस एरिया सिंपली कह लीजिए, ये हमने प्लेन सरफेस मान लिया कोई। ठीक है, तो अब आपको पता है कि सरफेस एरिया की डायरेक्शन, ठीक है, ये, और यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, या ये एरिया वेक्टर की बात करूँ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आपकी ये वाली। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है बेटा, ये फॉर एग्जांपल हमने क्या मान लिया, ये जो एरो है यहाँ पे, ये किस चीज को दिखा रहा है, सरफेस एरिया डायरेक्शन, न कि एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, ये वाला एरो। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कितनी बताई, 200 न्यूटन पर कूलम। तो देखो ये सरफेस जो है, इसे सरफेस के साथ बना रहा है, सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। अब आपको पता है कि एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, ठीक है, तो जो ये पेन है, अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एरिया वेक्टर को। ठीक है, यानी कि वो वेक्टर है जो सरफेस के क्या है, ये परपेंडिकुलर। तो अब इस डायग्राम की अगर मैं बात करता हूँ तो अवश्य बात है कि परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, और ये जो एरो ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये वाला एरो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस को। तो इस सरफेस के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमने कितना एंगल बताया है, 30 डिग्री। तो सरफेस के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होना चाहिए कितना, 90 डिग्री। तो देखो अब टोटल एंगल आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपको दे दिया गया है, तो ये वाला एंगल बच गया। ये एंगल कितना बचेगा, थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री।
ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 डिग्री, क्योंकि हमें कौन सा एंगल चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का और यूनिट वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर ds, या इसको मैं सिंपली एन कैप से लिख सकता हूँ बेटा। एन कैप यहाँ पे क्या कर रहा है, एक यूनिट वेक्टर है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए देखिए, अब हमें पता है कि इधर सरफेस एरिया दिया गया कितना 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, या इसको एस भी लिख सकते हो आप, ds भी लिख सकते हो आप। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया कितना 200 न्यूटन पर कूलम। थीटा दिया गया था, थीटा हमने निकाल लिया कितना आया 60 डिग्री। तो निकालिए ई फाई क्या होगा, ई एस कोस ऑफ थीटा, सॉरी ई एस कोस ऑफ थीटा, या ई ए कोस ऑफ थीटा। एस क्या है सरफेस एरिया, ए भी एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो इसमें पजल होने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ लिखा ए, तो यहाँ पर भी मैं ए ही लिख देता हूँ, यहाँ पर भी क्या लिख देता हूँ ए, ई ए कोस ऑफ थीटा। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 200, एरिया की वैल्यू कितनी है 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोस 60 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू में 1/2। 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना 1000, और कोस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, इसको काटते हुए क्या आ जाएगा 500। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या ये भी लिख सकते हैं 500 वोल्ट मीटर। ठीक है, ये क्या उसकी यूनिट, तो ये क्या वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए आपको अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आपको दिया गया हो और एरिया भी यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दिया गया हो, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। देखिए, ये सेकंड एग्जांपल है। ये मान लिया वेक्टर ई इक्वल टू में 40 आई कैप प्लस में 30 जे कैप। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और एरिया भी हमें यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दिया गया है, कितना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, क्या करना अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, मैंने इसको सिंपलीफाई से लिख दिया, फाई का मतलब भी क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैसे करेंगे बेटा, अभी आपको पता है कि फाई को हम कैसे लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्योंकि फाई किसके इक्वल होता था ई ए कोस ऑफ थीटा। जो इस प्रकार की वैल्यू आती थी उसको हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, अपने वेक्टर में पढ़ा था 11th क्लास में। तो इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो हम क्या करेंगे बेटा, अभी हम वैल्यूज पुट कर दीजिए 40 आई कैप प्लस में 30 जे कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप। अब अपने को यहाँ डॉट प्रोडक्ट में क्या करना होता है कि आई के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसी प्रकार जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल का सम कर दीजिए, आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आई के प्रोडक्ट आई के कोफिशिएंट का करो, इधर कितना है 40, इधर कितना है 2, 40 इंटू 2 80 प्लस में। इसी प्रकार जे के कोफिशिएंट का करेंगे 30 इंटू 3 कितना हो गया 90, 170। अब देखो यहाँ पे यूनिट नहीं दी गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यूनिट नहीं दी गई, एरिया की यूनिट नहीं दी गई, तो उस केस में आप यूनिट लिख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 170 यूनिट्स। अगर यूनिट दी गई है फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे दिया जाता न्यूटन पर कूलम और यहाँ पर दे दिया जाता मीटर स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हैं इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, वहाँ पर आपको यूनिट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ओके बेटा, अब ये एग्जाम्पल में तो हमने क्या लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सब किस में दिए गए हों, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दिए गए हों। इसका दूसरा केस भी हो सकता है, देखिए क्या, यह नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ थर्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी फॉर्म में दिया गया है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, यानी कि फॉर एग्जांपल 20 आई कैप प्लस में 10 जे कैप माइनस 20 के कैप। ठीक है, और मैंने इसको यूनिट भी लिख दी न्यूटन पर कूलम। ओके, अब लिखिए फाइंड फ्लक्स थ्रू ए प्लेन सरफेस ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान रखना यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, एंड पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द XY प्लेन। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, जो चीजें आपको यहाँ समझनी है, ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें किसके रूप में दिया गया है
यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, लेकिन एरिया की हमने वैल्यू दी है, ठीक है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में एरिया नहीं दिया गया है। दूसरी बात, जो सरफेस एरिया हमने लिया है वो XY प्लेन में लिया गया है, ठीक है, XY प्लेन के पैरेलल लिया गया है, सिंपली ये कह सकते हैं आप इसको। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कंसिडर कर लिया, ये मान लिया X एक्सिस, ये मान लिया Y एक्सिस और ये मान लिया अपने Z एक्सिस। तो हमने क्या कहा कि जो एरिया है ना वो XY प्लेन के पैरेलल है, यानी कि सिंपली आप ये कह सकते हो कि ये वो एरिया है जो हमने कंसिडर किया है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो, आपको पता है कि X, Y और Z तीनों की तीनों जो एक्सिस है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एरिया XY प्लेन के अंदर दिया गया है, ठीक है, XY प्लेन के पैरेलल दिया गया है, XY प्लेन के अंदर दिया गया है, सिंपली ये कह सकते हो, तो उस केस में जो आपका Z एक्सिस है ये क्या होगी, इस एरिया के परपेंडिकुलर, ठीक है, Z एक्सिस क्या होगी, इस एरिया के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर को यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z एक्सिस। अब आपको पता है यूनिट वेक्टर X एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, I कैप, Y एक्सिस के अलोंग क्या होता है, J कैप, और Z एक्सिस के अलोंग K कैप यूनिट वेक्टर होता है। ये हम पीछे वेक्टर के अंदर पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, ओके। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पर इस एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा, K कैप, ठीक है, क्या होगा, K कैप। तो सिंपली लिखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। अब आपको पता है बेटा कि सिंपली हम वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, A इंटू में N कैप, ठीक है। N कैप मैंने थोड़ी देर पहले, सिंपली आप ये कह सकते हो जैसे मान ले आपके पास ये कोई एरिया है। अब आपको पता है कि ये क्या है, ये हम इसकी यूनिट वेक्टर इसका एरिया वेक्टर हमने बता दिया। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है वो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या लिख सकते हैं, यानी कि अच्छा, दूसरी बात आपको ये भी पता है कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता था, वेक्टर इटसेल्फ अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है, वेक्टर खुद और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मान लिया आपको वेक्टर ए दिया गया तो वेक्टर ए अपॉन में ए, ये तो वेक्टर खुद है और ये उसका मैग्नीट्यूड। तो इस अगर ए को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, ए एन कैप इज इक्वल टू में वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, वेक्टर ए इज इक्वल टू में ए इंटू एन कैप। तो यहाँ पर पजल होने की जरूरत नहीं है। अब देखो सिंपली यहाँ पर जो एरिया क्या है, ये सॉरी वेक्टर ए क्या है, यहाँ पर एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, के कैप। तो इस एन कैप की जगह क्या लिखूंगा, ए इंटू के कैप, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, ए इंटू के कैप। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, एरिया क्या दिया गया आपको, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में हमें चेंज करना है तो उसको हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, या ये कह लीजिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन देखिए आप सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम, 100 इंटू में 10 की पावर -4, ठीक है, क्योंकि सिंपली 10 की पावर -4 कैसे आया, 100 को अगर हमें ये सेंटीमीटर था मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें किस में दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्या आ जाएगा 100 अपॉन में 10 की पावर 4। ये कि 2 ऑलरेडी थी, 2 इंटू 2 4 हो गई, ऊपर जाएंगे तो पावर किसकी हो जाएंगी, माइनस की। तो यहाँ पर चलो होने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्या हो गया, 100 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया, ये 10 की पावर कितनी है 2 और ये कितनी 10 की पावर -4, ठीक है, बेस सेम हो जाएंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, क्या बचेगी 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया गया है किसकी फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में, ओके। तो क्या करें हम, अब इसको एरिया वेक्टर को, वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, 10 की पावर -2 के कैप, क्या लिखेंगे हम इसको, 10 की पावर -2 के कैप। ये क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था ए, तो ये 10 की पावर -2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया के मैग्नीट्यूड को, और ये क्या है, यूनिट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ओके। तो देखिए अब हम क्या करेंगे बेटा, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब ई की जगह ई की वैल्यू पुट करो और वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा 20 आई कैप प्लस में 10 जे कैप -20 के कैप, डॉट प्रोडक्ट है ना, वेक्टर ए किसकी इक्वल है, -10 की पावर -2 के कैप। अब यहाँ पर देखिए बेटा, आई कैप का कोई कोफिशिएंट नहीं है, जे का कोई कोफिशिएंट हमें नहीं दिया गया है। अगर नहीं दिया गया तो उसका मतलब क्या है कि वो सभी कोफिशिएंट्स क्या है, 0, इसलिए उनको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो जी अब इस आई कैप के कोफिशिएंट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, जब जे कैप के कोफिशिएंट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, क्या बच गया, के कैप के और के कैप के कोफिशिएंट को ही हमें क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका देखिए जरा, -20, ठीक है, इंटू में 10 की पावर -2, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो के कैप का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 20, और इस के कैप का क्या है 10 की पावर -2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, -20 इंटू में 10 की पावर -2, तो सिंपली क्या कह सकते हैं इसको, -0.2, ठीक है, वोल्ट मीटर या -0.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये क्या आ गया हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। ओके बेटा, ये तो कब था, जब हमने क्या किया था, जो एरिया सरफेस एरिया था उसको एक्स वाई प्लेन के अंदर दिया गया था या एक्स वाई प्लेन के पैरेलल दिया गया था। इसका दूसरा केस भी हो सकता है, वो दूसरा केस क्या हो सकता है देखिए, सेम क्वेश्चन को अगर मैं रिपीट करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या दी गई है हमारी, 20 आई कैप प्लस में 10 जे कैप -20 के कैप। ठीक है, वेक्टर ए क्या दिया गया था 10 की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब मीटर में चेंज किया इसको तो क्या गया था 10 की पावर 2 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, दैट इज 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे, अब ये मान लिया एक्स वाई प्लेन है बेटा, और जो एरिया है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर, एरिया क्या है इसके परपेंडिकुलर। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये आपके एक्स वाई प्लेन है और ये एरिया इसके परपेंडिकुलर है, तो जो यूनिट वेक्टर है वो किसके अलोंग होगा, आई कैप। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर वो क्या होता है, आई कैप, तो एरिया वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, आई कैप। तो अब यहाँ पर जो हम एरिया लिया है ना उसको किसका कोफिशिएंट मानेंगे, आई कैप का। तो वेक्टर ए किससे लिखेंगे हम, इसको मैं वेक्टर हटा रहा हूँ बेटा क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड दिया गया था अपने को, वेक्टर ए किसके इक्वल होगा, 10 की पावर -2 आई कैप। ठीक है, 10 की पावर -2 आई कैप। तो अब निकालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करेंगे क्या आ जाएगा, 20 आई कैप प्लस में 10 जे कैप -20 के कैप। ठीक है, वेक्टर ए की जगह क्या लिखेंगे, 10 की पावर -2 आई कैप। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आई कैप का कोफिशिएंट है और जे कैप और के कैप का कोई कोफिशिएंट नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या वो सब 0। तो जब इनको उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर किसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे आपस में, सिर्फ आई कैप के। तो क्या करेंगे इसको 20 इंटू में 10 की पावर -2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 0.2 वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा, नहीं तो एक बार आप इसको रिकैप कर लीजिएगा बेटा। ओके, कुछ और एग्जांपल्स हम करने वाले हैं लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।